Hello everyone, thank you for giving good response to my second month of pregnancy video। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या कुछ चीज़ों का आपको एक्स्ट्रा केयर क्या लेना पड़ेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर शिवाजी नरवडे, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस 20 years at Medipoint Hospital। We have delivered more than 5,000 babies including normal deliveries, complex deliveries and high risk pregnancies। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो मदर के बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो फर्स्टली तो मैंने जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में बताया कि जो नौसिया, वोमिटिंग, वीकनेस, ये चेंजेस कंटिन्यू हो सकते हैं या मे बी पीक पे हो सकते हैं क्योंकि हार्मोन्स इस टाइम ज़्यादा होते हैं। थर्डली मूड स्विंग्स जो रहते हैं वो भी रहेंगे आपके। और जो लोअर एब्डोमिनल पेन, इसमें ये ट्राइमेस्टर में पर्टिकुलरली द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाता है या लोअर एब्डोमिनल पेन बढ़ जाता है क्योंकि बेबी यानी वूम्ब एक्सपांड होता है, यूट्राइन साइज बढ़ जाती है। तो मे बी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इज कॉमन, बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ बाकी कुछ सिम्टम्स है क्या, कि बर्निंग है या कुछ है। इट इंडिकेट्स द यूरिनरी इन्फेक्शन। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वेरी कॉमन रहता है इसमें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आपका जो खाने का जो मन नहीं करेगा या फूड क्रेविंग्स भी रहेंगे क्योंकि कभी कभी कुछ अच्छा लगेगा, कभी कभी बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं करेगा। ये भी चेंजेस इसमें कंटिन्यू रहेंगे या और बढ़ भी सकते हैं। तो आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ्स में जो चेंजेस रहते हैं, स्मेल का जो कुछ अजीब तरह के स्मेल आता है जिसको हम नौसिया भी कहते हैं, या आप किचन में भी गए तो भी आपको स्मेल आएगा या नौसिया रहेगा। तो ये भी चेंजेस इस मंथ में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो ये मैंने अब जो बताया सब चेंजेस थर्ड मंथ में पीक में रह सकते हैं क्योंकि इसके बाद बॉडी अडेप्ट होती है और मोस्ट ऑफ द चेंजेस ये मैंने अभी बताया वो थर्ड मंथ के बाद 90 to 95% केसेस में वो चले जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं, आपको सिर्फ अडेप्ट करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लोग बोलते हैं कि पेट कब दिखने शुरू होता है। जनरली थर्ड मंथ से थोड़ा पेट दिखने को शुरू होता है, लेकिन वो हेल्दी पीपल में नहीं दिखता। जो लीन पीपल है उसमें थोड़ा थोड़ा पेट आपको लोअर साइड में बम दिखना शुरू हो सकता है। नहीं भी दिखा तो भी कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फोर्थ मंथ से डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हो जाएगा। तो थर्ड मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपको जो न्यूट्रिशन और मेडिकेशन लेना है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो न्यूट्रिशन में जो सेम स्टेप्स है कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फूड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो भी लेंगे थोड़ा थोड़ा और फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल में लेंगे। पानी भी पीना है तो पूरा ग्लास पीने की कोशिश मत करो, थोड़ा थोड़ा पी लो। सेकेंडली कि आपको आयरन रिच फूड, विटामिन रिच फूड वो तो लेना ही है। थर्डली कि टाइम पे खाना ये भी बहुत ज़रूरी है। और हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको पानी भी नहीं जा रहा तो भी थोड़ा थोड़ा लेना ज़रूरी रहता है। जनरली इन थर्ड मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी फोलिक एसिड इज़ रिकमेंडेड। आफ्टर थर्ड मंथ आयरन एंड कैल्शियम कैन बी प्रिस्क्राइब्ड। तो थर्ड मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में आयरन रिच फूड क्या क्या हो सकता है, तो आप घर में जो भी है कि जो डेट्स हो सकते हैं, हरी सब्जियां हो सकती है, एनी स्प्राउट्स, उसमें आयरन रहता है। आप नॉनवेज खाते होंगे तो आप अंडा या बाकी चिकन भी ले सकते हैं। तो आयरन रिच फूड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू कैरी ऑक्सीजन टू द बेबी। एंड आपका ब्लड ही कम रहेगा तो फिर बेबी के डेवलपमेंट के ऊपर असर हो सकता है। तो अभी ये फूड टिप्स के बाद फोलिक एसिड टैबलेट भी ज़रूरी है क्योंकि फोलिक एसिड डीएनए तैयार होने के लिए लगता है और हम जो भी सप्लीमेंट लेंगे उससे कभी कभी जो एडिक्वेट क्वांटिटी में फोलिक एसिड जाता नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इंडियन पॉपुलेशन में 50% केसेस में कि एंजाइम डिफिशियंसी है, तो आपने एडिक्वेट फोलिक एसिड लिया भी तो भी वो एब्सॉर्ब होता नहीं। इसलिए जनरली हम एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड जिसको एल मिथिल फोलेट बोलते हैं वो जनरली हम देते हैं और ये लेना भी ज़रूरी है। जनरली इन थर्ड मंथ कैल्शियम और आयरन रिक्वायरमेंट नहीं रहती या देते नहीं क्योंकि नौसिया ज़्यादा रहता है, वोमिटिंग के चांसेस रहते हैं। लेकिन थर्ड मंथ के बाद हम आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट करते हैं और इसके साथ
हम प्रोटीन पाउडर भी देते हैं। तो ये सब चीज़ें जनरली 3rd मंथ के बाद शुरू होती है। तो तीसरे महीने में कौन से टेस्ट भी करते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में एनटी स्कैन बोलते हैं हमें, इसको अर्ली एनोमली स्कैन भी बोलते हैं। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले जनरली लोगों को पता है कि हम 5वें महीने में ही सोनोग्राफी करेंगे, एनोमली वो इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन उसके पहले भी हमें कुछ चीज़ें हम अभी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें वो रहता है कि एनटी स्कैन। एनटी स्कैन में जनरली हम बेबी का डेवलपमेंट तो होता है, लेग्स या हाथ या हार्ट एक्टिविटी भी डेवलप होती है। तो ऑफिशियली बेबी अभी एम्ब्रियो से फीटस में चला जाता है। तो वो जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सब हम देखते हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में एनटी यानी न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, यानी बेबी के जो गर्दन है या नेक है उसके पीछे का डायमीटर लेते हैं और उससे हमें पता चलता है वो नॉर्मल है तो क्रोमोसोमली बेबी इज़ नॉर्मल। पर वो बड़ा है तो हमें आगे का टेस्ट भी करना पड़ता है। आगे का टेस्ट रहता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में जनरली रूटीनली किया जाता है, वो डबल मार्कर टेस्ट है। डबल मार्कर टेस्ट में हम ब्लड लेते हैं और कुछ हार्मोन के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर में ये करके उसका रिजल्ट आता है। तो जनरली ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं रहता, ये रिस्क कैलकुलेशन रहता है कि इतना इतना रिस्क है, यानी एवरेज पॉपुलेशन से रिस्क कितना है। तो जब ये टेस्ट हाई रिस्क आता है तो हम आगे का टेस्ट करते हैं। सेकेंडली टेस्ट रहता है कि NIPT, ये भी ब्लड टेस्ट रहता है लेकिन वो ये टेस्ट मोर सेंसिटिव रहता है और स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा रहती है। 95 to 99% इसमें हम जो क्रोमोसोमल एनोमलीज है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डबल मार्कर और NIPT में कौन सा करना चाहिए। तो जनरली लो रिस्क पेशेंट में हम जनरली की डबल मार्कर एडवाइज करते हैं। उसका सेंसिटिविटी 90 to 95% रहता है। और कुछ हाई रिस्क पेशेंट यानी मैटरनल एज ज़्यादा है या कुछ NT स्कैन में कुछ पॉजिटिव आता है तो हम NIPT एडवाइज करते हैं। NIPT का सेंसिटिविटी 95 टू कुछ केसेस में 99% है। एक ही डिसएडवांटेज है ये टेस्ट का, कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए हम जनरली सब पेशेंट को एडवाइज नहीं कर सकते। लेकिन आइडियली तो NIPT टेस्ट है कि वो सब ने करना चाहिए। जनरली लोग पूछते हैं कि सोनोग्राफी करने के बाद भी ब्लड टेस्ट ज़रूरी है क्या। तो जनरली कैसा है कि सोनोग्राफी में हम एनाटॉमी देखते हैं कि हाथ, पैर, ऑर्गन्स, और ब्लड टेस्ट में हम क्रोमोसोमल रिस्क ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी देखते हैं। तो मैं जनरली लोगों को बताता हूँ कि जो सोनोग्राफी है उसको हम हार्डवेयर टेस्टिंग बोल सकते हैं और जो ब्लड टेस्ट है उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोल सकते हैं। अभी 3rd ट्राइमेस्टर में बेबी में क्या क्या डेवलप होते हैं। तो 2nd मंथ में बेबी को एम्ब्रियो कहते हैं। 3rd मंथ में ऑफिशियली हम फीटस कह सकते हैं क्योंकि उसमें आपके फिंगर्स, बेबी के फिंगर सेपरेट होने लगते हैं, लिम्ब बर्ड्स डेवलप होना शुरू होता है, लीवर, इंटेस्टाइन थोड़ा फंक्शनिंग शुरू हो जाता है, हार्ट का फंक्शनिंग शुरू हो जाता है। और जनरली ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है तो इसको हम जनरली फीटस कहते हैं। इट इज़ नाउ ऑफिशियली फीटस। तो ये मंथ में बेबी को एक्चुअली बेबी जैसा शेप आता है। आप कभी सोनोग्राफी में देखने का चांस मिल गया तो आपको पता चलेगा कि द शेप इज़ नाउ लाइक बेबी। 3rd मंथ में आपको हेड दिखेगा, लिम्बर्ड्स दिखेंगे, पैर भी दिखेंगे, पेट दिखेगा। ये सब आपको, आप खुद इसको एनालाइज या आपको खुद को पता चलेगा कि ये सब बेबी का शेप ले रहा है। तो इसलिए ये 3rd मंथ इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसके आंसर्स को देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड विश यू हैप्पी प्रेगनेंसी जर्नी।